जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी टेस्ट सीरीज के 12वें भाग में आपका स्वागत है। आज हम आपकी सेकंड बुक के तीसरे और चौथे चैप्टर से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनका अभ्यास करेंगे। इससे आप अपनी तैयारी और समझ को अच्छे से जांच पाएंगे और कहीं कोई कमियां रहती है तो उनको दूर कर पाएंगे। और साथ में आपको वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स के अंतर्गत आप अपने स्कूल का, राज्य का नाम लिखते हुए मार्क्स है वो ज़रूर शेयर है वो कीजिएगा। और मेरे साथ आप अभ्यास है वो अब स्टार्ट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक 2018 के संदर्भ में विश्व में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी। यानी मानव विकास सूचकांक यानी HDI जो 2018 वाला है उसमें भारत की पोजीशन क्या थी ये बताना है। 126वीं, 127, 128 या 130। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है 130वां स्थान है वो इंडिया का रहा 2018 में। हम 2018 के आंकड़े इसलिए लिए हैं क्योंकि आपके पाठ्य पुस्तक में यही आंकड़े हैं। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा है, मानव विकास सूचकांक HDI में भारत के निम्न राज्यों में से किस एक की कोटि उच्चतम है? तमिलनाडु, पंजाब, केरल या हरियाणा। HDI में भारत का कौन सा स्टेट है वो टॉपर है ये बताना है। और सही उत्तर क्या होगा? वो है ऑप्शन संख्या 3 केरल। और किस वजह से? 100% साक्षरता की वजह से। तो उच्चतम स्थान है वो रखता है केरल इंडिया में। तीसरा प्रश्न देखिए अब, भारत के निम्न राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता निम्नतम है? यानी महिला साक्षरता है वो सबसे कम है ये बताना है। JNK, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड या बिहार। तो सबसे ज्यादा नहीं बल्कि सबसे कम लिटरेसी साक्षरता पूछिए और वो किसकी है? ऑप्शन 4 बिहार के अंदर साक्षरता है वो सबसे कम है। अब कमेंट करके मुझे ये भी बताइएगा कितनी है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर है वो कितनी है। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्न राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात निम्नतम है यानी सबसे कम है? 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के अंदर लिंग अनुपात सबसे कम गुजरात, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश किसके अंतर्गत है? सही उत्तर है वो है हरियाणा। अब इसी प्रकार के प्रश्न जब हम 2 नंबर वाले में, 1 नंबर वाले में तैयार करते हैं या 1.5 के लिए, तो यही क्वेश्चन हो जाता है भी छोटी उम्र के बच्चों के अंतर्गत लिंग अनुपात है वो भारत के अंतर्गत कम हो रहा है। उसके कोई कारण बताइए, कोई 1, 2, 3 कारण है वो भी आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है 5वां कि भारत के निम्न केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है? केंद्र शासित प्रदेश लिखे हुए हैं यहां पर 4, राज्य नहीं केंद्र शासित प्रदेश, और इसमें बताना है किसकी साक्षरता दर उच्चतम यानी सबसे ज्यादा है। लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमन द्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप में। तो सबसे ज्यादा साक्षरता दर है वो किसकी है? लक्षद्वीप की है, लक्षद्वीप। अगला प्रश्न देखिएगा 6, UNDP मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में मानव विकास सूचकांक मूल्य कितना रहा? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। इससे पहले भी हमने 2018 से संबंधित इंडिया की पोजीशन की बात की थी। 2018 में भारत का जो स्थान है दुनिया में वो 130वां रहा, लेकिन अब ये बता रहा है 130वां स्थान है तो उसमें उसका मूल्य क्या है? मानव विकास सूचकांक का मूल्य है वो कितना है? 0.578, 0.640, 0.778 या 0.817। तो सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन 2 0.604 अंक लेकर 130वें स्थान पर रहा 2018 में। आपको पता है HDI का मूल्य सूचकांक कहां होता है? 0 से 1 के मध्य होता है। अगला प्रश्न है 7वां, आवर कॉमन फ्यूचर 1987 के अंतर्गत एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी।
हमारा साझा भविष्य, ये किसने जारी की, उसका पूछा हुआ है आपसे यहां। तो क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन आपके सामने, क्लब ऑफ रोम, शुमाकर, बर्टलैंड कमीशन या महात्मा गांधी। ये रिपोर्ट किसकी है? और सही उत्तर है कौन सा? बिल्कुल सही, 3 नंबर ऑप्शन, बर्टलैंड कमीशन की रिपोर्ट है आवर कॉमन फ्यूचर। और उसके साथ साथ आपको शुमाकर इसके अंतर्गत आ रहा है, तो इसकी पुस्तक याद होगी। इसकी पुस्तक का नाम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी पुस्तक है? शुमाकर की है। और क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट, उसका नाम क्या है? इसकी रिपोर्ट का नाम है लिमिट्स टू ग्रोथ, 1972 के अंतर्गत आई। 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ, क्लब ऑफ रोम। और कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट है वो किसकी है? बर्टलैंड कमीशन की है। अगला प्रश्न देखिएगा 8वां, भारत की जनगणना नगरों को कितने वर्गों में वर्गीकृत करती है? 2, 4, 6 या 8? आपको पता है ये प्रश्न पिछले साल के बोर्ड के पेपर के अंतर्गत भी था राजस्थान में। तो भारत की जनगणना नगरों को कितने वर्गों में बांटा है भाई? ऑप्शन 3 यानी 6 नगरों के अंतर्गत बांटा है। 6 नगरों के अंतर्गत 1 लाख और उससे अधिक, 50,000 और 99,999, 5,000 से कम कितने हैं, ऐसे करके कुल 6 वर्गों के अंतर्गत बांटा गया है। अगला प्रश्न देखिएगा 9वां, क्या निम्न में से कौन सा नगर नदी तट पर स्थित नहीं है? ये एनसीईआरटी का पीछे का क्वेश्चन भी है। आगरा, पटना, भोपाल और कोलकाता। तो आगरा, पटना, कोलकाता ये सारे नदी तट पर स्थित है। कौन सा नहीं है? भोपाल मध्य प्रदेश वाला किसी नदी तट पर उपस्थित नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारत की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। भारत में नगर निर्धारण की कुछ बातें रखी गई है जो उसकी परिभाषा में है, और वो तथ्य आपको अच्छे से आने भी चाहिए। तो क्या क्या इनमें से सही है क्या नहीं है, ये इसमें पूछा है। तो जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए, ये तो है। वो नगर पालिका नगर निगम का क्षेत्र होना चाहिए, ये भी है। जनसंख्या का जो आकार है वो 5,000 व्यक्तियों से अधिक होना चाहिए, ये भी है। 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना चाहिए। ये प्राथमिक कार्यों के अंतर्गत संलग्न नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए था। जब ये नहीं है तो इसका मतलब कौन सा कथन गलत हो गया? ऑप्शन 3 इसके अंतर्गत गलत है, और यही पूछा है। तो ये चारों तथ्य आपको अच्छे से याद हो भी। नगर वो होगा जहां 75% से अधिक गैर प्राथमिक कार्यों से लोग हैं वो जुड़े हुए हों। अगला प्रश्न है 11वां, क्या निम्न में से किस पर्यावरण में परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है? परिक्षिप्त जो बस्तियां हैं, डिस्प्रेस्ड जो सेटलमेंट्स है, उसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। अर्थात इसका मतलब वो बताना है जहां परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियां नहीं हो सकती। गंगा का जलोढ़ मैदान हिमाचल की, निचली घाटियां हिमालय की, राजस्थान के शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेश, उत्तर पूर्व के वन और पहाड़ियां। क्या होगा इनमें से सही उत्तर? और वो है क्या नहीं हो सकता? गंगा का जलोढ़ मैदान नहीं हो सकता, वहां तो घनी बस्तियां आपको मिलेगी। तो ऑप्शन 1 इसका सही हो जाता है। नहीं का ही पूछा है और पहला इसका सही हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा 12वां, क्या निम्न में से नगरों का कौन सा वर्ग अपने पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध है? यानी साइज के अकॉर्डिंग बताना है। मेगा नगर यहां पर दिए गए हैं उसके हिसाब से, और ये आपके एनसीईआरटी का प्रश्न भी है पीछे का। तो इसमें मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, इन्हीं चारों को आगे पीछे करके बताया है। तो आपको अच्छे से पता है, आपकी पाठ्यपुस्तक में दिए गए सिलेबस के अनुसार बृहत मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई का क्रम रहता है। तो आपको ये देखना है ये इसके अंतर्गत कौन से में है, और वो है ऑप्शन 4, बृहद मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई, ये इसका सही क्रम है वो रहता है। हालांकि पीछे आपके जो प्रश्न दिए हैं वैसे है कि उसके अंतर्गत थोड़ा सा आगे पीछे है, तो उसको सही कर लीजिएगा। बृहद मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई, ये क्रम रहेगा इसका।
अगला प्रश्न है 13वां, पिलानी नगर का संबंध है, पिलानी का संबंध किससे है, किसके लिए प्रसिद्ध है, ये बताना है। नगरों का जब हम वर्गीकरण पढ़ते हैं उनकी खास विशेषताओं के कारण, खनन, धार्मिक, औद्योगिक या शैक्षिक नगर, तो आपको पता है पिलानी की जो पहचान रही है वो किस वजह से, एजुकेशन को लेकर है। तो ये क्या है, एक शैक्षिक नगर है। और एक एक दो दो नंबर के लिए आपको ये ध्यान भी रखने होंगे, 2-3 शैक्षिक नगरों के नाम, औद्योगिक नगरों के नाम, पर्यटन नगरों के नाम, धार्मिक सांस्कृतिक नगर, गैरीसन नगर, इनके एग्जाम्पल भी आप अच्छे से तैयार रखें साथ में। अगला प्रश्न है कि बस्तियों में लोगों के समूहन का मुख्य आधार क्या होता है। भी लोग हैं वो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, उसका मुख्य आधार क्या हो सकता है। जल आधार, कृषि आधार, औद्योगिक आधार या पोषण, न्यूट्रिशन का आधार। तो बस्तियों में लोगों के समूहन का मुख्य आधार है वो है पोषण का आधार, पोषण की वजह से। अगला प्रश्न है 15वां, नगला क्या है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। हम जब ग्रामीण बस्तियों के प्रकार पढ़ते हैं तो आपको पता है उसमें पल्ली बस्तियों का जिक्र आता है और वहीं पर आपको ये नाम मिलते हैं। भी नगला क्या है, तो नगला एक पल्ली बस्तियों का स्थानीय नाम है। ध्यान रखिएगा, जो पल्ली बस्ती है उनके कुछ स्थानीय नाम होते हैं लोकल लेवल के, जिसमें एक नाम होता है पान्ना, पाड़ा, पाली और नगला और ढाणी। ये 5 नाम हैं, तो 4 नाम आप जरूर अच्छे से इनको तैयार है वो कर लीजिएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है ये। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में गुच्छित बस्तियों की स्थिति हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। गुच्छित, क्लस्टर्ड जो सेटलमेंट्स है उनसे संबंधित, तो यहाँ राजस्थान के संदर्भ में है। राजस्थान में गुच्छित बस्तियों की स्थिति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है वो कौन सा है। जातिगत संरचना, जलीय संसाधनों की उपलब्धता, जलवायु या भू भाग की प्रकृति। तो आपने अच्छे से पढ़ा है, राजस्थान में जल की कमी में उपलब्ध जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग ने ही वहां पर सहत यानी गुच्छित बस्तियों को अनिवार्य बना दिया है। तो कौन सा सही हो गया, ऑप्शन 2, जलीय संसाधनों की उपलब्धता, क्योंकि पानी की कमी रहती है मोस्टली, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत। अगला प्रश्न है 17वां, का कौन सा भारतीय नगर गैरीसन नगर की श्रेणी में नहीं है। अब आपको अच्छे से पता होना चाहिए भी गैरीसन नगर है वो कौन से होते हैं। गैरीसन नगर हैं, हम छावनियों को बोलते हैं, आर्मी की जो छावनी होती है, तो छावनी नगर के लिए कौन जाना जाता है। तो आपने इनके अंतर्गत कई नाम पढ़े होंगे, आपने अंबाला का नाम पढ़ा है, आपने जालंधर का नाम पढ़ा है, आपने बबीना का नाम पढ़ा है, आपने महू और उधमपुर का नाम पढ़ा है। कौन सा नहीं है उनके अंतर्गत, और वो है अजमेर नहीं है गैरीसन नगर की श्रेणी में। अगला प्रश्न देखिएगा 18वां, प्रकार्य की दृष्टि से कौन सा एक नगर शैक्षिक नगर में शामिल नहीं है। शैक्षिक नगर में जो शामिल नहीं है वो बताना है पढ़ाई की दृष्टि से। तो हमने अभी एक पीछे क्वेश्चन किया था, पिलानी तो एक शैक्षिक नगर है ही। सेलम, वाराणसी, प्रयागराज या सेलम शैक्षिक नगर में शामिल नहीं है, ये बताना है। तो वाराणसी का नाम, प्रयागराज, इलाहाबाद का नाम आता है, आ रहा है वाराणसी, इलाहाबाद। अब वर्तमान में इसका नाम प्रयागराज हो गया, वाराणसी ये पढ़ाई के लिए जाना जाता है। कौन सा नहीं है, सेलम। सेलम तमिलनाडु में है, जो औद्योगिक दृष्टि से जाना जाता है, तो औद्योगिक नगरों के अंतर्गत ये आता है। तो पिलानी, वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, रुड़की ये सब पढ़ाई के लिए ज़्यादा फेमस हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 19वां, क्या निम्न में से किस क्षेत्र में पल्ली बस्तियां बहुतायत में पाई जाती है। पल्ली बस्तियां, ढाणी, नगला जिसको कहा जाता है वो अधिक पाई जाती है, वो एरिया कौन सा है। हिमालय की निचली घाटी, गुजरात के मैदान, राजस्थान, दक्षिणी पठारी क्षेत्र या उत्तर पूर्व की पहाड़ियाँ। तो सही उत्तर क्या है, वो है ऑप्शन ए की हिमालय की निचली घाटियों के अंतर्गत इस प्रकार की बातें आपको देखने को मिलती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 20वां, क्या निम्न नगरों में से कौन सा एक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण प्रसिद्ध नहीं हुआ है। धार्मिक और सांस्कृतिक के कारण प्रसिद्ध नहीं है, तो यानी धार्मिक और सांस्कृतिक नगर नहीं है, सीधी सी बात है। मदुरै, कुरुक्षेत्र, उज्जैन या नैनीताल, किसका नाम आता है इसके अंतर्गत। तो देखिए मदुरै है, ये फेमस है, कुरुक्षेत्र हरियाणा प्रसिद्ध है, उज्जैन प्रसिद्ध है। नैनीताल की बात करें तो नैनीताल एक पर्यटन
है वो उसके लिए जाना जाता है। तो नैनीताल क्या है, एक पर्यटन नगर है भी, ये धार्मिक और सांस्कृतिक नगर की श्रेणी में नहीं आता है। तो यही उसमें पूछा है, नहीं आता। तो 20वें का ऑप्शन हो गया 4। तो ये थे आज के अपने तीसरे और चौथे पार्ट के इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। अब फटाफट आप अपने स्कूल का नाम लिखते हुए अपने मार्क्स हैं वो जरूर शेयर कीजिएगा। और विशेष जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल सिद्धिविनायक संग्रिया ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर नोट्स और अन्य जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो उपलब्ध रहती है। उम्मीद करता हूँ आप सबकी अच्छी तैयारी चल रही होगी और इसी प्रकार अभ्यास है वो करते रहिएगा। अगला सेशन जो अपना होगा वो 5वें और 6ठे का होगा और उससे साथ में ही आपको पता है 15 नवंबर को अपना सेकंड बुक का प्री बोर्ड जो टेस्ट है वो लिया जाना है, जो कि 2.25 घंटे